हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद उज्जवल सिंह पे हमने आपका कल आर्टिकल 19 बताया था। 19 के बारे में, 19 में क्या क्या जो हमारे अधिकार थे, जिसमें 19(1) ए से लेकर के और कहाँ तक थे अपने पास, जी तक थे, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के अधिकार मिले हुए थे। अच्छा जी, ये अधिकार कैसे हुए थे, कैसे मिले थे, आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं 2 मिनट के बाद। मेरे 1 मिनट देखो। हमने शुरू में जो हमारी पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, एक घर के, एक मोहल्ले में, एक गांव के रूप में हुई थी। जैसे आप एक गांव को इमेजिन कर लो। आपने एक गांव बनाया, गांव के बीच में फिर उसमें कई घर बनाए। घर बनाने के बाद उनका जो एक गांव है, उस गांव का नामांकन किया। ठीक है, उसका नाम रखा। तो वो नाम रखने किसके अनुच्छेद 1 के अनुसार। अच्छा जी, नाम रखने के बाद उसका जो ये पार्टिसिपेशन किया था, वो किसी आधार पर किया। उनमें जो गांव के अंदर मोहल्ला भी तो आपने बनाया, जैसे कि यादव मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला, या ए मोहल्ला, बी मोहल्ला, सी मोहल्ला। तो उसका नाम, उनके बीच में नामांकन किया, राज्यों का परिवर्तन किया है। तो वो अनुच्छेद 2 में हो गया। और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 3 हो गया। और इन अपने जो मोहल्ला है, ये मोहल्ला चलाने के लिए जो शासन व्यवस्था है, वो किसने वो बनाया, वो अनुच्छेद 4 में। उसके बाद जो हमारे हमारा गांव है, हमारे गांव में जितने भी नागरिक रहते हैं, जैसे किसी गांव में 3,000 नागरिक रहते हैं, 3,000 से मैक्सिमम 5,000 नागरिक मान के चलता हूँ मैं, इतने व्यक्ति रहते हैं। तो उनकी एक नागरिकता भी तो दी जाए, उनकी एक पहचान दी जाए। जैसे हमारा पासपोर्ट हो गया, या मतदान वो वोटर कार्ड होता है ना, उसमें तो उस अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में वो दिया गया। उसके बाद हमारे पास अनुच्छेद 12 में हमने जो गांव की परिभाषा दी गई कि हमारे गांव में एक सरपंच होगा, सरपंच के बाद हमने वो होगा, पंच होंगे, पंच होने के बाद नंबरदार होंगे। ये तो उसमें हमने 12 में बताया। उसके बाद जो हमने कहा कि जो सरपंच है, पंच है, नंबरदार है, वो किस हिसाब से कानून वगैरह बनाएंगे और कैसे कैसे कानून बनाएंगे, उनको कानून बनाने की कितनी शक्तियां हैं, वो हमने अनुच्छेद 13 में बताया। मतलब विधि किस हिसाब से बनाएंगे। उसके बाद हमने हमारे जो गांव में है, जैसे कोई हरिजन है, कोई नीच जाति, कोई ऊंची जाति का है, उसको सभी को समान समझा जाए। जिसके आधार पर जाति भेदभाव है, उसको समाप्त किया जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, कानून के समानता लाई गई अनुच्छेद 14 के तहत। अब समानता लाई गई, पर कुछ व्यक्ति हैं जो अलग पिछड़े वर्ग हैं, जो अधिक पिछड़े हुए हैं। तो उनके लिए सब, जो उनको एक विशेष छूट दिया जाए, अनुच्छेद 15 लिया गया। और उनके साथ किसके आधार पर भेदभाव ना किया जाए, एक तो जाति और धर्म और मूल वंश, जाति, धर्म और मूल वंश के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। इसलिए हमें अनुच्छेद 15 लाए गए। 15 लाने के बाद अनुच्छेद 16 लाए गए हम। अनुच्छेद 16 किस लिए लाए गए? जो वो है रोजगार में, जो एम्प्लॉयमेंट में, क्योंकि जो हमारे नागरिक है यहाँ पे रह रहे हैं, तो अब मान के चलो 3 से 4 हजार, जो 5,000 नागरिक है, उनको रोजगार भी तो देना चाहिए। अब रोजगार में ये इस जाति के या अलग अलग जाति के या अलग अलग धर्म के यहाँ पे लोग हैं, और उनको विशेष प्रावधान दिया गया था कि जो पिछड़ी जाति है वो अगड़ी जाति के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे 16 में क्या गया, रिजर्वेशन आ गया। अनुच्छेद 17 में क्या गया, अस्पृश्यता का अंत किया गया। इनके आधार पर अगर किसी के साथ भेदभाव होता है, ठीक है, अस्पृश्यता मतलब ऊंच नीच का होता है, तो उसको 17 के तहत उसको समाप्त किया गया। अनुच्छेद 18 में क्या किया गया, जो पहले टाइम की उपाधियां थी, जैसे कि राजा महाराजों के टाइम पे जो उपाधियां थी, उनको समाप्त किया गया। फिर क्या किया गया, जो भी मान के चलो, वो 19 में क्या किया गया, 1919 में क्या गया, चाहिए भाई उपाधि भी समाप्त करी। अब हमारा समाज है एक इक्वल समाज हो गया। अब हमारा एक क्या होगा, एक समाज। अब एक समाज होने के बाद उनको एक बोलने की स्वतंत्रता दी गई, और कैसे बोलना चाहिए, उनको क्या क्या अधिकार दिए गए बोलने में। उसके बाद आज है हमारे पास अनुच्छेद 20। ठीक है, 20 में किस चीज का अधिकार दिया गया, अपराध जो इस पे जो कानून व्यवस्था बनाई गई है,
अनुच्छेद बनाए गए, हमें जो संविधान बना रहे हैं, अगर किसी ने उल्लंघन कर दिया, उल्लंघन करने के बाद जो अधिकारी है उसको, वो जो अपराधी है उसको क्या क्या अधिकार है, और जो इसमें क्रिमिनल के क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में बताया गया है कि किसको क्रिमिनल माना जाएगा, और कोई क्रिमिनल हो गया तो उसको किस प्रकार से दंडित किया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। ये एक हमारा ग्रामीण था। अब इसी को हम एक भारत मान लेते हैं, इसी के परिप्रेक्ष्य में देखें भारत में क्या होगा, अगर जो सरपंच है वो सरकार हो गई, जिसमें संसद हो गई, संसद में लोकसभा राज्यसभा हो गई, ये इसमें हम डिवाइड कर लो। और ये जो हमने पार्ट बाय है ये हमारे राज्य हो गए, जो उस टाइम पे 14 राज्य थे, आज हमारे पास 28 राज्य हैं। तो इसको हम मान के चलते। पॉलिटी क्या है, जो हमारे समाज में चल रही है और आसपास है, वही एक पॉलिटी है। अगर आप उसको देख करके समझ पाओगे तो आप अच्छी तरह से उसको याद भी रख पाओगे। जैसे मेरे को याद है वैसे ही आपको भी ये पॉलिटी पूरी याद हो जाएगी। ठीक है। और अभी ये देखो, सारे एक अनुच्छेद है वो एक दूसरे से रिलेट होकर के आया हुआ है। एक किस लिए आया, फिर दो किस लिए आया, तीन कैसे आया, जो एक आया वो दो से आया, दो आया वो एक से रिलेट हो गया, फिर तीन आया वो दो से रिलेट हो गया है, चार जो आया वो तीन से रिलेट हो गया है। तो ऐसे जो रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से याद आएंगे। देखो, अब ये है, तीन प्रकार की इसके यहाँ पे न्यूज है आपको। एक तो ये क्या है, इंटरनेशनल न्यूज होगी। एक तो यहाँ पे क्या क्या है, एक तो फॉरेन का कस्टम एक आदमी है, और एक यहाँ पे एक इंडियन है। ठीक है। तो बारामूला में टीआरएफ का टारगेट किलिंग मॉड्यूल का पर, अभी जो बारामूला में एक पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी गई थी आतंकवादियों के तहत, तो वहां पे एक दी रजिस्ट्रेट फ्रंट का गठन किया गया आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए, उनको किलिंग करने के लिए। तो उसी को बारामूला में ये बनाया करके उसके बाद वहां पे हत्या की कर दी गई। अब ये जो और दो आतंकवादी यहाँ पे पकड़ भी लिए गए। अगर यहाँ पे जो आतंकवादी पकड़ लिए गए तो उनके क्या अधिकार है, उनको जो उनको जस्टिस मिलेगा वो किस आधार पर मिलेगा, वो भी तो एक नागरिक है ना। और उनको कैसे प्रोसेस होगा, जैसे कि मुंबई का जो 2008 का हमलावर था, उसको 20 साल के बाद सजा मिली, और बाकी उसके पास पूरे सबूत थे कि वो भी थे। क्योंकि 20 साल के बाद ऐसे सजा क्यों मिलती है, क्योंकि एक नागरिक को समझ में आ जाए कि ये गलत काम है और वे आप सुधरने की कोशिश करें। न्यायालय भी यही चाहता है कि एक व्यक्ति है वो सुधर जाए अपने। एक ये अपने इंडिया का यहाँ पे एक इंडिया और इंडिया का नागरिक है दोनों। इसमें 6 अरेस्ट कर लिए गए लोगों को तमिलनाडु में। इन्होंने क्या किया, निमन जाति का था, स्टूल कास्ट का, उसके ऊपर टॉयलेट कर दिया, यूरिन कर दिया। ठीक है, उसके ऊपर यूरिन कर दिया क्योंकि वो एक नीची नीची जाति का था। और ये जो नीची जाति का है, ये किससे, आर्टिकल कौन सा है इसका, अनुच्छेद कौन सा उल्लंघन हो गया, अनुच्छेद 15 का। ठीक है, समानता का अधिकार है। तो इसमें अनुच्छेद 15 है, वो क्या कह रहे हैं, जाति शोषण का अधिकार है, उसको नहीं कर सकते आप। ठीक है, जाति के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये, और दूसरा ये क्या है हमारे सेंट्रल और स्टेट सरकार के बीच में है। जब भी आपने न्यूज़पेपर में देख रहे होगे जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है उसमें क्या क्या रखा है, वहां पे नए नए घोटाले हो रहे हैं, तो उसमें हर कोई सजा का पात्र हो रहा है, नए नए घोटाले हो रहे हैं। अभी हवाला के द्वारा कोई दुबई में जैसे राशन है, सरकारी राशन, देखो ये इनको सरकार को शर्म नहीं आ रही। जो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बीपीएल पर को जो राशन मिलता है 1-2 रुपए किलो में, तो उसको भी घोटाला करके हजारों करोड़ों की करोड़, देखो 100 करोड़ का घोटाला किया हुआ है इन्होंने। अब 100 करोड़ कितने होते हैं, गरीब परिवार का इतना इन्होंने ये राशन खा लिया, और सरकार बनाते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे। तो ऐसा ही सरकार को नहीं करना चाहिए। अब इसमें न्यायालय क्या करेगा, जस्टिस क्या होगा, ठीक है, इसकी क्या क्या प्रोसेस होंगे, किस किस आधार में इनको क्या अधिकार मिले हुए हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। वैसे अगर नॉर्मली अगर आप सोचोगे तो आप भी सोच सकते हो कि भाई पहले तो जो है ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल को क्या होगा कि पहले तो न्यायालय लेके जाएगा, न्यायालय लेने के बाद कोई एक विधि बनाई हो गई होगी, तो विधि के द्वारा ही उनको वो दंड दिया जाएगा। अगर आप भी सोचोगे
तो विधि के द्वारा उनको दंड दिया जाएगा। अच्छा, विधि में एक अपराध के लिए फिक्स कोई सजा तो होगी। जैसे किसी ने पॉकेट मारी तो उसके ऊपर कुछ जुर्माना लगा दिया जाएगा, या 1 महीने या 2 महीने की उसकी 1 महीने या 2 महीने की उसकी सजा हो जाएगी। तो एक तो ये सजा हो सकती है। उसके बाद क्या होगा कि भाई चलो आज जो कोई विधि है, दूसरा क्या हो सकता है कि कोई विधि बनाई हमने 2023 में, और वो अगर हम 2020 से या 2022 से लागू करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 2023 में अगर कोई विधि बनाई है तो वो 2023 से लागू होगी, नहीं कि 2022 से या 2021 से कभी भी लागू हो सके। मतलब इसका क्या मतलब है कि भूत लक्ष्य नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, भूत लक्ष्य नहीं हो सकता। आप अगर ये सोचोगे तो आपको अच्छी तरह से याद आएगा। और क्या हो सकता है भाई, एक जैसे हमने एक अपराध किया, एक क्रिमिनल है, उसने पॉकेट मारी की या कुछ ने उसने क्राइम कर दिया, किसी की हत्या कर दी, तो उसको क्राइम की ही सजा मिलेगी। ये नहीं कि उसको पॉकेट मार के भी सजा मिल गई उसमें। हाँ, उसको ये हो सकता है कि अगर मान लो उसने दो क्राइम किए हैं तो उसको दो क्राइम हो जाएंगे। जैसे कि उसने ए, बी और सी तीनों का क्राइम कर दिया, तो उसको क्या होगी, एक सजा मिलेगी, मतलब 5 साल या 10 साल जो भी। ये नहीं कि 5 साल इसका हो गया, 5 साल इसका हो गया, 5 साल, टोटल 15 साल की सजा। ये तीन सजा नहीं मिलेगी इसको। अगर इसको क्या किया, इसने पॉकेट भी मारी, क्रिमिनल भी किया, और इसने किसी को जान से मारने की हत्या भी की, हाफ मर्डर किया, ये हो गया 3 सजा। तो इसकी अलग सजा, इसकी अलग सजा, इसकी अलग सजा, तो टोटल इनको तीनों को मिला करके फिर सजा दी जाएगी। यहाँ पे इनको पनिश किया जाएगा, ठीक है, दंड दिया जाएगा यहाँ पे। ये हो सकता है। अच्छा जी, तो मैंने इसमें संविधान में क्या लिखा हुआ है कि अपराधों के इसमें कुछ व्यक्तियों के अधिकार हैं, जो इसमें ये कौन कौन से हैं, जिसमें भारतीय नागरिक भी हो सकते हैं और प्लस विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं, और इन ये दोनों को मिले हुए अधिकार हैं। जो अनुच्छेद 15 था, अनुच्छेद 16 था, अनुच्छेद 17 था, वे किसको मिले हुए हैं, सिर्फ भारतीय नागरिक को मिले हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, ठीक है, और ये अनुच्छेद 20, ये किसको, भारत और विदेशियों को, दोनों को, नागरिकों को अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, इसमें पहली बात क्या कही गई है कि उस समय विद्यमान विधि के उल्लंघन पर दंड और दंड की मात्रा अपराध से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये क्या है कि कोई दंड किया उसने, दंड के इक्वल ही क्या होने चाहिए उसको अपराध। मान ले एक ने अपराध किया कोई, और उसकी सजा, मान लो यहाँ पे, मान के चलो पॉकेट मार के उन्हें की, अगर 5 साल की सजा कर दे तो ये गलत होगा, उसके साथ अन्याय हो जाएगा। मैक्सिमम 1 महीने या 2 महीने या कुछ उसको जुर्माना या आर्थिक दंड दिया जाए, जैसे कि। और फिर एक तो अपराध के अनुसार उनको दंड देना चाहिए। ये नहीं कि अपराध की वैल्यू कम हो और दंड की वैल्यू ज्यादा हो जाए, ये नहीं करना चाहिए। और अपराध जो है किया है उसी विधि के अनुसार कहना चाहिए, जो जिस विधि में उस टाइम पे लिखी हुई है। तो दूसरा क्या कह रहा है, एक अपराध के लिए एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, दंडित नहीं किया जा सकता। कि ये नहीं कि उसने एक बार पॉकेट मारी यहाँ पे, तो आगे भी अगर उसको 1-2 बार दंड दिया जा सकते। लेकिन इसमें एक और है कि इसमें जो प्रशासनिक दंड है, प्रशासनिक दंड को नहीं गिना जाएगा। अगर मान लो कि प्रशासन के द्वारा कोई दंड दिया जाए, मतलब कि इसमें न्यायपालिका के द्वारा जो दंड दिया जाएगा उसी को ही काउंट किया जाएगा। अगर किसी ने, आईएएस ने कोई सजा दे दी, कोई काम के लिए कुछ दे दी, तो वो सजा मान्य नहीं होगी दोहरे दंड में जो न्यायालय ने दी हुई है। तीसरी बात क्या कह रहा है इसमें, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता कोई, मतलब उसको विवश नहीं किया जा सकता, दे नहीं सकता, मतलब विवश नहीं किया जा सकता कि भाई तुम गवाही दो ही दो, या उसको डरा धमका के ये नहीं कह सकता कि वो अपने विरुद्ध गवाह बन जाए। ऐसा उसके साथ पुलिस नहीं कर सकती। ये आपको जानने का ये अधिकार है कि ये अधिकार सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए, जो नई पीढ़ी है उसके, क्योंकि अगर पास के पास कोई
वैसे एफआईआर अगर घटित हो सकती है, तो आपको जानने का अधिकार है कि मेरे को क्या क्या अधिकार है। ठीक है। फर्जी वगैरह एफआईआर आजकल पड़ोसी वगैरह करवाते रहते हैं ना, तो इसमें। अच्छा जी। इसी को ही इसमें नॉर्मल आर्टिकल के तौर पे अगर देखोगे, तो इसमें आर्टिकल में इसको डिवाइड कर लो। जैसे अनुच्छेद 20 के कॉलम 1 में क्या डला दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या क्या है, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स फैक्टो, एक्स पोस्ट फैक्टो लो। इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने बताया कि किसी को 2013 में कोई कानून बनाया, और 2013 के कानून को 1950 से लागू नहीं किया जा सकता, या 2012 से भी लागू नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है, जैसे आपने एक केस देखा होगा एयरटेल का। एयरटेल पे सरकार ने क्या कहा था, जब मनमोहन जी की सरकार थी, कुछ टैक्स के कानून बनाए गए थे, और उनको कानून बनाए गए थे बाद में, और उनको जो इम्प्लीमेंट कर दिए थे उन्होंने 1 साल पहले। तो उसको लेकर के एयरटेल पे काफी करोड़ों का टैक्स का गबन का एक आरोप लगाया गया था। और उसके बाद क्या किया गया था, ये एयरटेल कंपनी ने याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने ये एयरटेल कंपनी जीत गई थी। और जिससे क्या हुआ था कि जो क्या कानूनी अपराध लगाया गया था, नहीं उसके ऊपर उसको रद्द कर दिया गया था। तो आप ऐसे नहीं कर सकते किसी के साथ भी। अच्छा जी, दूसरा क्या कहता है आर्टिकल, ये याद रखने की चीजें हैं आपको। आर्टिकल 2 में बस आपको मेन क्या है कि उसकी समरी याद होनी चाहिए, कि उसमें कहने का भावार्थ क्या है। दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, डबल जीओ पार्डी झाड़ी से, मतलब कि अगर मान के चलो आपने एक क्राइम किया, एक क्राइम करने के बाद उसको आपने 5 साल की सजा हो गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर इसी क्राइम के लिए न्यायालय ने दोबारा 5 साल की सजा सुना दी, ये नहीं हो सकता। ठीक है। इसमें क्या हुआ, मैंने आपको पहले बता दिया गया था, इसमें प्रशासनिक दंड शामिल नहीं है। ठीक है। प्रशासनिक जो अपने हैं दंड, वो शामिल होते हैं, मतलब कि आईएएस होगा, आईपीएस हो गए। इसके द्वारा अगर कोई आपको कोई दंड देता है तो वो मान्य नहीं है। या कि संसद के द्वारा अगर मान लो भाई, अब अभी संसद के द्वारा क्या किया जाता है कि जो मेंबर होते हैं उनको बाहर कर दिया गया, कुछ योग्यता के अनुसार उनको दंड हो गया, तो ये नहीं कि वो भी न्यायालय के दंड में शामिल होगा। बस इसमें क्या होगा, जो डबल दंड में न्यायालय के द्वारा जो दंड दिया जाएगा वो शामिल है। बस। ठीक है। अच्छा जी। और आर्टिकल फिर इसका अगला क्या कहता है, आर्टिकल 20 का 3 कॉलम 3 क्या कहता है, अपने विरुद्ध गवाही देने का अधिकार, अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि किसी को भी बस नहीं किया जाएगा कि आप न्यायालय में जाओ और गवाही दो। इसमें क्या होता था, पहले जो कानून बनाया हुआ था उसमें क्या था कि शारीरिक निशान हो गया, चिकित्सा परीक्षण के साक्ष्य थे, जो उसके जो बॉडी पे अगर कोई निशान हो गया, या मेडिकल के द्वारा उसको प्रमाणित कर दिया गया कि इसने ही अपराध किया है, तो उसको साक्ष्य मान लिया जाता था। ठीक है। तो इसको कोर्ट में, उसके बाद क्या क्या न्यायालय ने एक, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी इसी की, नहीं अभी व्याख्या दी गई है कि जो नार्कोपोलिस है, मतलब कि जो सुई वगैरह लगा करके वो टूथ एंड डेयर का पता लगाया जाता है, तो वो इसमें मान्य नहीं है अभी। और पॉलीग्राफी है वो भी मान्य नहीं है। ब्रेन मैपिंग होता है
वो भी नहीं है। किसी की बहन को जैसे पढ़ लेते होते हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम है, या जो अलग अलग जो ब्रेन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो वाली उसमें हटा दी गई। उसके बाद इसमें क्या किया गया, इसमें फिंगरप्रिंट और लेखन को इसमें शामिल कर लेगा। अगर ये आपको साक्ष्य के तौर पर माने जाएंगे। अगर किसी को घटनास्थल पर फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं या लेखन की कुछ चिट्ठी वगैरह मिल जाती है, तो उसको साक्ष्य के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि इन पे क्या होता है कि ये जो होती है फिंगरप्रिंट, ये नारकोटिक्स होता है, पॉलीग्राफी होती है, ब्रेन मैपिंग होते हैं, इन पे क्या है, मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता, मतलब कंट्रोल नहीं होता, उसको कोई और कंट्रोल करता रहता है। तो उससे क्या है कि वो हाँ भी कर लेगा अगर उसने क्राइम नहीं भी किया। तो इसलिए इन न्यायालयों ने इन चीजों को मानने से इनकार कर दिया गया। परंतु लेखन और फिंगरप्रिंट पे तो उसका कंट्रोल है, क्योंकि जहां पर अगर उसने क्राइम किया होगा तो वहां तो गया होगा ना क्राइम करने के लिए। अगर किसी ने लेखन में लिखा कि मैंने मेरी हत्या इस वजह से हुई है, तो उसका पूरा उस पर नियंत्रण होगा लेखन में। तो इसलिए उनको लेखन कार्य पे विश्वास किया जाता है कोर्ट के द्वारा। ये था आर्टिकल हमारा, कौन सा, आर्टिकल 20 के बारे में आज हमने आपको बताया। तो हमारा जो स्वतंत्रता का चला हुआ था, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 19 से 22 के बीच में, तो हमारे 19 हो गया, 20 हो गया, दो हो गए, अब बच गया 21 और 22। 21 सबसे बेस्ट अधिकार है, जो आपको बहुत ही जीवन का अधिकार है, जो आपको अलग अलग तरीके से किस किस प्रकार से आपके जीवन की सुरक्षा करता है। यह आपातकाल के टाइम पर भी सुरक्षित रहता है। अनुच्छेद 21। ठीक है। तो ये जानने के लिए आपको एक पूरी क्लास चाहिए, लंबी क्लास, इसको हम आपको कल बताएंगे अच्छे से। और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो ऐसे ही करंट को पढ़ते रहिए और करंट को रिलेट करते रहिए हमारे आर्टिकल से, किस कौन से न्यूज में कौन सा आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है, कौन से आर्टिकल का हमारी सुरक्षा हुई है। तो ऐसे अगर आप सब क्रिटिकल रूप से पढ़ते रहोगे, समझते रहोगे, तो आपकी समझ विकसित होती रहेगी। तो ऐसे ही हमारी न्यूज़ को पढ़ने का और आर्टिकल समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।